हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी चैनल पर हमने पिछले 2 से 3 दिन पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिस सीरीज़ के माध्यम से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पेपर सीरीज़ थी उनका एनालिसिस कर रहे थे। और जो सब्जेक्ट था फ्रेंड्स, वो हमने रखा था मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके माध्यम से हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहे थे जो यूपीएससी फ्रेंड्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज द्वारा जो पूछे गए थे। और प्रीवियस 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम विद एक्सप्लेनेशन एनालाइज कर रहे थे। और उसी के साथ साथ हम यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से रिलेटेड, और चैप्टर का नाम था यूरोपियों का आगमन। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उन क्वेश्चंस को 5-5 कर हर एक वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का प्रयास रहेगा। क्योंकि अगर हम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो लेंदी हो जाता है, जिससे वीडियो बड़ा हो गया तो देखने में दिक्कत और परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो इसी सब चीज़ से बचने के लिए केवल हमने 5-5 क्वेश्चंस की सीरीज को लाने का एक जो पॉलिसी होती है या रणनीति कह लीजिए आप, हमने वो तैयार किया है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये उसी श्रेणी का आज हम आप सभी के समक्ष लेक्चर नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न इंडिया। सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। चाहे तो आप आधुनिक भारत से रिलेटेड बहुत सारे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इवन ऑल आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ कुछ अलग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और वो है हमारा क्या, एक्सप्लेनेशन। देखिए, हम क्वेश्चंस को ना केवल सोल्व करेंगे बट उसी के साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ हम उसको आपका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यदि हम क्वेश्चंस के उस निचोड़ को पकड़ लें जो वास्तव में बच्चों को या हम आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, तो अगर हम उस जड़ को पकड़ लें तो निश्चय ही हम यूपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को यदि हमको नहीं आते तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की समक्ष स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छे से पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद एनालाइज करना है। तो देखिए, बंगाल की कंपनी या बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह थी। इसने पूछा है, देखिए हम आपको एक छोटा सा बता दें पहले ब्रीफ में। यहाँ पे बोला गया है कि जो बंगाल था वहाँ पर बहुत सारी यूरोपियंस कंपनी का क्या था, वो वहाँ पर यूरोपियंस कंपनी आई थी। किसके, वो ट्रेड के पर्पज़ से आई थी। कुछ का तो पर्पज़ ट्रेड था, लेकिन कुछ का पर्पज़ वहाँ पे क्या था, जो वहाँ की पॉलिटिक्स थी उसमें एक तरीके से अपना आधिपत्य इस्टेब्लिश करना था। एंड साथ ही साथ वहाँ का फोर्टिफिकेशन करना था। फ्रेंड्स, फोर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है कि किलेबंदी करना, ठीक है। तो इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी पहली मतलब बंगाल की फैक्ट्रियों में, बंगाल में जितनी भी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई थी तो उसमें जो पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कौन सी थी। तो देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है बादेल, ऑप्शन नंबर बी है चिनसुरा, ऑप्शन नंबर सी है हुगली, और ऑप्शन नंबर डी है सेरामपुर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हुगली, क्योंकि जो पुर्तगाली थे उनका कहीं ना कहीं जो राइट रहा था वो हुगली पर ही रहा था। देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन प्रश्नानुसार, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है उसने, पुर्तगालियों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। कहाँ पर, हुगली में। फ्रेंड्स, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था आज। और साथ ही साथ मद्रास के निकट सैंथोमे में पुर्तगाली जो थे उनकी बस्तियां स्थापित हो चुकी थी, और भारत के पूर्वी समुद्री तट था उसकी ओर जो ये पुर्तगीज़ कंपनियां थी जो ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया आई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विस्तार उधर की तरफ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके
फ्रेंड्स ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। चलिए देखिए, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। देखिए हम फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि कालीकट में जो पहुंचा था वास्को डी गामा, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। वास्को डी गामा 17 मई, कब? 17 मई 1498, कब? 1498, 17 मई 1498 को ये कालीकट पहुंचा था। ठीक है, कालीकट कौन से राज्य में यदि आपसे पूछ ले तो देखिए कालीकट जो है वो आपका केरल राज्य में है। क्या? साउथ इंडिया में जो केरल राज्य है वहाँ पर आपका कालीकट है। ठीक है, तो कालीकट में जैसे ये पहुंचा और किसकी मदद से पहुंचा था आपको ये भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एक गुजराती जहाज चलाने वाले थे, हम उसको कह सकते हैं गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक, जिसका नाम था अब्दुल, क्या था? अब्दुल मजीद। क्या था फ्रेंड्स? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से ये क्या काम किया था इन्होंने? अब्दुल मजीद की सहायता से ये कालीकट पहुँचे थे। और उस समय कालीकट के जो शासक हुआ करते थे उनको फ्रेंड्स जैमोरिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जैमोरिन कहा जाता था। तो जब ये कालीकट के तट पे पहुँचे तो कौन इनका स्वागत करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैमोरिन से देखिए बेसिकली यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जब वहाँ पे जो शासक है वहाँ पे उनका स्वागत जैमोरिन से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इनसे पहले जो यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर रहे थे या जिसका ट्रेड पर अधिकार था वो थे अरब। कौन थे? अरब। अरब व्यापारी, अरब ट्रेडर्स जो थे उनका आधिपत्य था अरेबियन सी में और इंडिया के साथ वो कहीं ना कहीं ट्रेड करते थे। लेकिन जैसे ही पोर्टुगीज़ आएंगे, तो जैसे ही पुर्तगाली यहाँ आएंगे, क्योंकि वास्को डी गामा कौन था? प्रथम पुर्तगाली था जो भारत में पहुंचा था। तो जैसे ही पुर्तगाली 1498 में यहाँ पर आएंगे तो फ्रेंड्स ये इनका क्या करेंगे? अरब इनका विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अरबों की मोनोपोली चल रही है और जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये अरबों के व्यापार को क्या करेंगे? इफ़ेक्ट करेंगे। और सिंपली जब कोई किसी के बेनिफिट हो रहा है किसी को बहुत अच्छा और वहाँ पे जाके कोई उसके जो काम में इंटरफेयर करे तो वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अरब व्यापारी हैं उनका जो व्यापार है वो इफ़ेक्टेड होगा। सो वो जो पुर्तगाली हैं उनका विरोध करेंगे। बट लेकिन यहाँ पे जो जैमोरिन्स हैं, जो कालीकट के शासक हैं, वो उनका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने डॉन अल्मीडा, सेकंड ऑप्शन है अल्बुकर्क एंड सी ऑप्शन है गैसफर कोरिया और थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है जैमोरिन। तो हमने आपको आंसर पहले ही समझा दिया, इसका आंसर है जैमोरिन। अब इसकी मुझे लगता है कि व्याख्या की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। 1498 ईस्वी में 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट में जैमोरिन्स ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। पुर्तगाल में वास्को डी गामा द्वारा लाया गया माल सारे अभियान से 60 गुना अधिक पर बिकता था। मतलब जो पुर्तगाली भारत से, जो वास्को डी गामा भारत आया था और वो भारत से जो सामान खरीदकर उसने जाके यूरोप में बेचा था, तो लगभग उसने वहाँ पे जो उससे बेनिफिट हुआ था उसको 60 मल्टीप्लिफिकेशन कर दीजिए उसको, मतलब 60 गुना उसको उसका फ़ायदा हुआ था फ्रेंड्स। मतलब यहाँ से जो उसने माल ख़रीदा, तो अगर 1 रुपये की चीज़ को यहाँ पे ख़रीद रहा है सपोज़ इंडिया में और वो यूरोप में जाके बेचे तो 1 से वो 60 बना रहा है। तो ऐसा ही लाभ जो था वो प्राप्त किया था वास्को डी गामा ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईएएस में पूछा गया, प्रिलिमिनरी एग्जाम जीएस 1995। ठीक है, देखिए पोर्तुगीज़ मतलब पुर्तगाली, फ्रेंच फ्रांसीसियों ने और डेनमार्क वासियों ने एंड लास्ट ऑप्शन है अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही है। क्या है? पुर्तगाली। देखिए हुगली बंगाल की खाड़ी में बेसिकली उधर की साइड पड़ता है, तो वहाँ पे हुगली पे जो कहीं ना कहीं जो राइट था वो किसका था? पोर्टुगीज़ का था, मतलब पुर्तगालियों का ही उस पर राइट था। तो इसलिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में जो लूटपाट का सीन करते थे वो सब यही करते होंगे बेसिकली पुर्तगाली ही। तो पुर्तगाली की एक मोनोपोली थी। पुर्तगाली ट्रेड के साथ साथ कहीं ना कहीं जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें इंटरफेयर कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये अपने आप को इंडिया में इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। फ्रेंड्स इसकी व्याख्या की बात करें तो पुर्तगाली व्यापारी हुगली से ही समुद्री लूट मार किया करते थे।
1631 से 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के समय बंगाल के मुग़ल गवर्नर कासिम खान ने उनका दमन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने, आपसे पूछ लेगा कि किस मुग़ल शासक ने या किस मुग़ल गवर्नर ने जो लूटपाट समुद्र में बंगाल की खाड़ी है उस इलाके में, हुगली वाले इलाके में जो लूटपाट करने वाले पुर्तगाली थे उनका दमन करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसका आंसर होगा कासिम खां को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ओके, निम्न में से कौन नीला जल योजना, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को ना इंग्लिश में पेपर सेट तैयार किया जाता है, लेकिन जैसे उसको हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है तो ऐसे हिंदी के वर्ड्स निकल के आते हैं जो आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यदि हम इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नीले जल नीति, ये बेसिकली जो इसने बोला है ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, नीति संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए डी अल्मीडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी डुप्ले और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। क्या? शांत जल की नीति, शांत जल नीति। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है शांत जल की नीति। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत, ये कौन था ये मैं आपको बता दूं। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो था ये पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, तो भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, जिसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल योजना नीति को प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए नीला जल नीति से मतलब है कि जो हमारा इंडियन ओशन है या अरेबियन ओशन है, यहाँ पर अपने आप को जो इनका नेवल बेसिस थे, ठीक है, नेवी के जो बेसिस थे उनको स्ट्रॉन्ग करना, क्या स्ट्रॉन्ग करना, और अपनी पोजीशन को वाटर में क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, आपने नेवी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना एंड अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना। यदि ये सब कर पाते तो इनकी क्या थी कि जो वाटर में जो ट्रेड पर मोनोपोली थी वो इनकी हो जाती बेसिकली, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के पास आर्मी तो थी बहुत अच्छी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, लेकिन आर्मी में भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था। और जैसा हम जानते हैं कि यूरोपियंस तो थे, उनकी जो आर्मी थी वो भी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसी के साथ साथ उनके पास एक पावर ये थी कि उनके पास क्या थी, नेवी थी। नेवी वो जो उनकी सामुद्रिक शक्ति थी, मतलब नौसेना जो थी उनकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उन्होंने अरब्स को यहाँ से हटा दिया अरेबियन सी से, और साथ ही साथ वो संपूर्ण जो इंडियन ओशन की बात कर लीजिए आप, हिंद महासागर हो चाहे अरब सागर हो, वहाँ पे वो अपना जो मोनोपोली है अधिकार उसको करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली अपने किस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया, तो वो है अपनी नौसैनिक शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे जो हम मेडाइवल इंडिया पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत, तो वहाँ पे भी हमारे जो मुग़ल रूलर रहे हैं उनके पास आर्मी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, लेकिन उनके पास नौसैनिक शक्ति नहीं थी। इसीलिए क्या है, ये जो यूरोपियंस ट्रेडर्स हैं ये हमारे इंडिया में यहाँ पे आ रहे हैं और इन पर अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं। फ्रेंड्स व्याख्या देख लीजिए। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पुर्तगाली शक्ति वास्तविक रूप से स्थापित की थी तो वो किसने की थी, तो वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, आपको याद रखना अल्फांसो द अल्बुकर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पूरे हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, स्लाइड बस इतनी ही थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो को आप ना समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत कीजिए। क्वेश्चन को यदि हम समझते हैं तो निश्चय भी वो हमें काफ़ी समय तक याद भी रहता है, और यदि हम उसको क्या करते हैं एक तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं तो हम उसको कुछ ही समय तक याद करते हैं। और कितनी चीज़ें हैं कब तक याद कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम तक कोई भी चीज़ नहीं रुक पाती, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। और इंसान को याद रखने के लिए जो उसकी मेमोरी है ना, यदि उसको बार बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं
तो वो मेमोरी से आउट ऑफ हो जाता है। तो हमारे लिए मस्ट है कि हमको क्या पीपीपी, ठीक है, प्रैक्टिस पर, रिवीजन पर, प्रैक्टिस पर और रिवीजन पर बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं एलआरपी अप्रोच। सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए मैं आपको एलआरपी अप्रोच के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, एलआरपी अप्रोच के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। ये हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। एलआरपी अप्रोच, देखिए एलआरपी अप्रोच, एलआरपी अप्रोच, ठीक है, ये है एलआरपी, ठीक। एलआरपी अप्रोच क्या होता है, देखिए एल फॉर लर्निंग। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को क्या करना चाहिए, उसको डीपली जाके मतलब उसके बहुत अंदर तक जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, पहले उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, पढ़ लिया उसके बाद फ्रेंड्स अब याद तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि हम कंप्यूटर तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो मेमोरी है हमने उसमें उसको सेव कर दिया तो वो जो परमानेंट हो गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको रिवीजन की नीड पड़ती है। तो हमको क्या करना है, सेकंड बेस रिवीजन करना है। एंड थर्ड क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्यारे, देखिए जब तक हम लर्निंग भी कर रहे हैं और लर्निंग के साथ हमने लर्निंग भी की, रिवीजन भी किया, यदि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमको ज़रूरत है किस चीज़ की, एलआरपी अप्रोच का फॉलो करने की। और देखिए जो जल्दी ही मतलब जिनको बहुत जल्दी 1 या 2 साल के अंदर एग्ज़ाम देना होता है तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है एलआरपी अप्रोच को यदि वो फॉलो करें, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन है कि आप एलआरपी अप्रोच को फॉलो करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। यदि आप एलआरपी अप्रोच को फॉलो करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चय ही आपको एग्ज़ाम से दूर रखने में कोई भी, या एग्ज़ाम में कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएं, यदि आप एलआरपी अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम से दूर नहीं है। जितना आप एलआरपी अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास करेंगे क्या है, उतना ही आप क्या है, एग्ज़ाम के पास जाएंगे। एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम के पास जाएंगे और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर भी करेंगे। यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, यदि आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपकी सफलता हमारी सफलता होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी लगातार अपलोड होते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा और चैनल पे इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को, जो रेड बटन दिख रहा है आपको नीचे, उस पर दबाकर चैनल को क्या कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।